सॉरी। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोग बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में। अपना एक टॉपिक रह गया बस, जो हम लोग को आज फिनिश करना है यूनिट 4 का। इट इज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अप्रोचेस की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, तो हम सिमिलरली हमारी वर्किंग कैपिटल को भी एक कैटेगराइज करने के लिए अप्रोचेस बनाई गई हैं कि किस तरह से हम अपनी वर्किंग कैपिटल को इनिशिएट करते हैं और किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल की। अगर अप्रोचेस की बात करें तो उसमें अप्रोचेस में दो चीजें होती हैं। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जो बेस होती है करंट एसेट्स पे और करंट लायबिलिटीज पे हमारी वर्किंग कैपिटल बेस होती है। ठीक है, उसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की अगर बात करते हैं तो वो ग्रॉस क्या होती है, जो एग्रीगेट वैल्यू हमारी करंट एसेट्स होती है, जितनी भी करंट एसेट्स होती है, रिसीवेबल, कैश, बैंक, जितना भी है हमारे पास में, वो सारी चीजें हमारी एग्रीगेट वैल्यू होती है करंट एसेट्स की। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं करंट लायबिलिटीज, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ओके, तो बेसिकली इसमें बड़ा रोल हुआ हमारे करंट एसेट्स का, क्योंकि अगर हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव में चली जाएगी। और कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल था, वो उस ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हमारा कैश इन्वॉल्व, हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे देखा ना, कैश फिर परचेज करते थे, फिर देन रॉ मटेरियल, देन उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है हमारा रॉ मटेरियल, देन उसके बाद फिर वो फिनिश गुड्स में चला जाता है, उसके बाद हम उसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेलिंग के बाद हमें अमाउंट जो सेलिंग के बाद हमें जो कैश रिसीव होता है, अगेन ये साइकिल हमारा चलता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास करंट एसेट्स हमारी स्ट्रांग है, बेटर तरीके से अगर हमने उनकी फाइनेंसिंग करी हुई है, सही जगह से एक्वायर किया हुआ है करंट एसेट्स, जिसकी वजह से हमारा फ्लो बना हुआ है, ठीक, तो हमारी लायबिलिटीज पेड होती रहेंगी और हमारा जो ये साइकिल है ऑपरेशन वाला, प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा साइकिल है, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली किसकी बात करेंगे, इसीलिए हम लोग जो अप्रोचेस पढ़ेंगे वो सारी अप्रोचेस करंट एसेट्स पे ही बेस है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे करंट कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिसके जो हमें हेल्प करती है हमारी करंट एसेट्स को फॉर्मलाइज करने में, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अलग अलग अप्रोचेस यूज करती हैं। ओके, तो सबसे पहले है फर्स्ट अप्रोच होती है मैचिंग अप्रोच। ठीक है, इट इज ऑल नोन आल्सो नोन एज हेजिंग अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच द फंड्स फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो भी फंड्स हम यूज कर रहे होते हैं फिक्स एसेट्स में, वो हम कहाँ पर जो हम फिक्स एसेट्स के लिए लेके आते हैं, उससे जो हमें फंड्स रेज हो रहे होते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, एंड और जब हम शॉर्ट टर्म जो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, मैचिंग प्रोफाइल में क्या करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं, और अगर हम ये फिक्स एसेट या आप उसको बोल दो लॉन्ग टर्म वाली जो हमारी एसेट्स होती है ना, या लॉन्ग टर्म वाली जो फंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए हम शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैचिंग अप्रोच इसी चीज को मैच करती है ना, कि अगर परमानेंट चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म की एसेट्स हैं, हमारे फंड्स हैं जहां से रेज हो रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, और टेम्परेरी के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज कर रहे हैं। ओके, फंड्स कहाँ से रेज होते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन किया था ना, कि कहाँ कहाँ से हमें शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, कहाँ कहाँ से लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं। और एक और उसमें पार्ट था जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया मैचिंग। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर ये एग्जाम में आता है, आपका अप्रोचेस पूछी जाती हैं, या आपको करंट एसेट्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप अप्रोचेस लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें तीनों के ग्राफ हैं, आप ग्राफ बना दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाता है और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक, ओके, तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो ना, कि इस साइड पे ये जो दो एक्सेस आपको है ना, एक्स और वाई एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक एक्सेस हमारा है एसेट्स का एंड दूसरा है टाइम का। ठीक है, टाइम इसलिए क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं, इसलिए हम लोग टाइम को भी लेके चलेंगे, और एसेट्स क्योंकि हम लोग एसेट्स की बात कर रहे हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हो रही है, ये तो हमारी हो गई फिक्स एसेट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लैंड, बिल्डिंग या जितनी भी चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फिक्स एसेट। उसके ऊपर आता है हमारी पर अब जो करंट एसेट्स हो, इन करंट एसेट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, परमानेंट और टेम्परेरी। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग कितने टाइप्स पे अपनी वर्किंग कैपिटल को या वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज परमानेंट एंड सेकेंड इज टेम्परेरी। टेम्परेरी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में बात करी ना, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी आपको रेगुलर बेसिस पे नीड होती ही होती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी चाहिए, डिमांड होती है तब आप उसको यूज करते हुए, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं जिनका टेम्परेरी यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला पार्ट तो हो गया फिक्स्ड है जो आपका। देन उसके बाद जो करंट एसेट्स के दो पार्ट है, ये ऊपर वाला और ये मिड वाला। तो मिड वाला हो गया परमानेंट, यानी करंट एसेट्स में भी हमने परमानेंट अलग कर लिए हैं। अब इस ये जो परमानेंट और फिक्स्ड है, इनको जो हम फाइनेंस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, जो हमारे लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो हमारी फंड रेजिंग एबिलिटी है ना, जिसके जो डेट, डिबेंचर्स, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब से हम लेकर इसको फुलफिल करते हैं, ठीक। अब करंट एसेट्स में भी जो टेम्परेरी वाला पार्ट है, हम उसको शॉर्ट टर्म से करते हैं भाई, क्योंकि हम ये मानते हैं मैचिंग में कि हमें टेम्परेरी नीड है इन सब चीजों के लिए। तो ओवरड्राफ्ट या अलग अलग एडवांसेस होते हैं, अलग कैटेगरी हो गई, तो हम इस तरह से अपना ये मैचिंग वाला या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फैक्टरिंग, हम इसके थ्रू ये अमाउंट फुलफिल कर लेंगे, हमें परमानेंट वाले में से लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया गया है। और क्योंकि ये टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी में हम जानते हैं कि फ्लक्चुएशन रहता है, कभी आपकी नीड इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो एरो इस तरह से दिख रही है, ये ऊपर नीचे जा रही है, ओके। तो ये तो हो गया मैचिंग अप्रोच। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पे, विच इज नोन एज कंजर्वेटिव, ठीक। उसके नाम से ही लग रहा है कि कंजर्वेटिव, कि कहीं ना कहीं कि आप कुछ नैरो माइंड रह के काम कर रहे होगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, बहुत लेट लेट सब आ रहे हैं, ओके। तो कंजर्वेटिव में हम देख रहे हैं, द शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर यूज ओनली टू मीट द पीक सीजनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द ऑफ सीजन्स। The surplus fund is kept invested in marketable securities. कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या करते हैं कि भाई ठीक है, मैचिंग वाले की तरह हम भी क्या करते हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज है उनको भी हम लोग जहां से हमें फंड रेज हो रहे हैं शॉर्ट टर्म, जहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट और इन सबसे, वो हम अपने सीजनल चीजों के लिए लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि अब हम ये जो सीजनल चीजें हैं, और अगर हमारा ऑफ सीजन आता है जब हमें नीड नहीं है और हमारे पास फंड पड़ा है, तो हम उसको तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी हम अपने वर्किंग कैपिटल को ना इंक्रीज करके हम उन फंड्स को क्या करना है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। या हमारे पास अगर सरप्लस बचता है तो हम उसको भी अपनी वर्किंग कैपिटल में नहीं डाल रहे हैं, हम परमानेंट टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उसको उन प्रोडक्शन प्लान्स में उसमें ना यूज के हम क्या कर रहे हैं, हम अलग जगह इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमें और ज्यादा अर्निंग्स हो सके और बेनिफिट्स अर्न हो सके। तो इसकी वजह से क्या होता है इस सिचुएशन की वजह से कभी आपको कोई कंटिजेंसी प्रॉब्लम हो गई, हाँ, या आपका जो इन्वेंट्री था वो आपके पास टाइमली नहीं पहुंचा, कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल जो चल रहा था ना, इजिली स्मूथ चल रहा था, उसमें लिक्विड कम पड़ गया, क्योंकि आपने तो अपना पहले ही कैश इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास वो लिक्विडिटी, यानी आपने अपने पास कुछ रिटेन्ड नहीं रखा है। तो जो भी आपको नीड पड़ी, आपको तुरंत क्या लेना पड़ा, एडवांसेस या शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्लाई करना पड़ा, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच ऑब्वियसली रिस्की होती है और हमें इंसॉल्वेंसी की तरफ लेकर जाती है। अगर फ्लो हमारा ठीक से नहीं चल रहा है, अगर हमारा प्रोडक्शन या हमारी डिमांड लगातार नहीं बनी हुई है, तो हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कंजर्वेटिव, बट स्टिल पीपल यूज, और जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच को भी यूज करते ही हैं। और
अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। फाइन। ओके, तो आप देख ही रहे हो कि कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या हो रहा है। ये सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने बात की ना कि यहाँ पर वो सेम तो करते ही है कि भाई परमानेंट जो हमारी है या फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए हम शॉर्ट टर्म का यूज करते हैं बस। बट वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भी वो क्या कर रहे हैं, वो कंजर्वेटिव अप्रोच का यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी वो क्या देख रहे हैं, अगर उसका उनका सरप्लस बचता है या उनके पास ऑफ सीजन में भी उनके पास सरप्लस बच रहा है या ऑफ सीजन में उनका यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट किए दे रहे हैं कहीं और। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लाइन आपकी नीचे आ गई क्योंकि आपके पास जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी या लिक्विडिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो रिडक्शन है ना, तो हमारी इसकी वजह से क्या होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में वो लिक्विड वो कैश की जो जरूरत होती है ना, अभी तो यहाँ पर तो ठीक है जब तक नीचे है, ये जो फ्लक्चुएशन वाला आप एरो देख रहे हो ना, ये नीचे है तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर भी तो जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर जब जा रहा है, जो ये माउंटेन जैसा टॉप बना हुआ है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पर जब जा रहा है तब तो आपके पास मनी का फ्लो रह ही नहीं गया। तो आप कैसे फुलफिल करोगे, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इनफ फंड्स रहते हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लाइन आ गई, ठीक। तो इसकी वजह से ये जो इस लाइन के ऊपर जितना भी फंड्स की जब हमें यूज होगी, जब फ्लक्चुएशन रहेगा, करंट असेट्स की नीड होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हमें एक्स्ट्रा फंड्स की नीड होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हमारे पास फंड थे सरप्लस से हमने वो इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए कंजर्वेटिव अप्रोच है मोस्ट ऑफ द टाइम। देख रहे हो आप, जनरली तो नहीं आ रहा है, जनरली उसी लाइन में ही है और वो उसको सपोर्ट ही कर रहा है कंजर्वेटिव अप्रोच। बट कहीं कहीं आप देख रहे हो ना, एक ये जगह पर और इस जगह पर, जहां जहां ये हमारा फ्लक्चुएशन वाली लाइन ऊपर जा रही है, वहां हमारी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और अगर ये ज्यादा देर तक ऊपर चली गई तो हमारी जो कंपनी है उसको काफी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई कंजर्वेटिव अप्रोच। ओके, अब नेक्स्ट अप्रोच है अग्रेसिव अप्रोच। बहुत सारी कंपनीज हम लोग देखते हैं ना, अग्रेसिवली काम करती हैं, यानी बल्क में प्रोडक्शन कर रही हैं, बल्क में सेलिंग कर रही हैं, बिल्कुल जैसे नहीं ओपन मार्केट में जाके। कुछ लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव काम करते हैं, तो अग्रेसिव अप्रोच भी उसी तरह काम करती है। The approach depends more on short-term funds. More short-term funds are used particularly for variable current assets and a part of even permanent current assets. The fund are raised from short-term. अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैचिंग में हम क्या कर रहे थे या हम कंजर्वेटिव में क्या कर रहे थे, परमानेंट के लिए परमानेंट यूज कर रहे थे। बट अग्रेसिव में हम क्या करते हैं, जो हमारे परमानेंट सोर्सेज हैं फंड्स के, हम उनका यूटिलाइज कम करते हैं, ठीक है, उनको कम यूज करते हैं। और जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं जहां से हम रेज करते हैं, चाहे वो एडवांसेस हो, ओवरड्राफ्ट हो, फैक्टरिंग हो, ठीक है, इन सब से हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम इन्हीं से लेते हैं। तो अग्रेसिव अप्रोच क्या करती है कि शॉर्ट टर्म फंड्स लीजिए, अपने शेयर डिवेंचर्स, इनसे फंड रेज करके वर्किंग कैपिटल में लगाने की नीड नहीं है, ठीक। ये बेसिकली इसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स हैं वो तो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट यहाँ पर ये जो परमानेंट करंट एसेट्स है ना, इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पर लाइन नीचे आ गई, ठीक। तो ये क्या कहते हैं कि भाई परमानेंट वाले में लॉन्ग टर्म से आप ज्यादा मत यूज करिए, आप शॉर्ट टर्म से उसको फुलफिल करिए, ठीक है। तो ये अब इस अप्रोच को अग्रेसिव अप्रोच कहा जाता है। और ये भी जैसे मैचिंग मैचिंग अप्रोच है और अग्रेसिव अप्रोच है, ये दोनों ही कंपनी के लिए ठीक होती है। इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को नीचे जाने के चांसेस नहीं होते हैं, बट कई बार क्या होता है, जब आपको परमानेंट चीजों की जरूरत होती है, परमानेंट करंट एसेट्स की नीड होती है, और आप लॉन्ग टर्म फंड का यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म जो फंड्स हो रहे होते हैं ना, वो हमेशा थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्टिंग उनकी हायर होती है, ठीक है। तो वो एक चांसेस होते हैं कि आपको ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक। बट क्योंकि आप ये वही कंपनीज उस इस अप्रोच को सेलेक्ट करती हैं जिनके पास फ्लो बहुत हो जाता है, यानी वॉल्यूम सेलिंग हो रही होती है,
या जिनका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस्टली होता है, लोग लेंगे ही लेंगे, तब वो शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं उन पर रिलाई करते हैं। ओके, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू शेयर दी नेक्स्ट स्लाइड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ओके, ओके क्लास, तो जो अभी हम लोगों ने स्लाइड फिनिश करी वो हमारी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है, और बहुत एक ही टॉपिक बचा हुआ, तो हम लोग वी हैव टू कनेक्ट विद दी नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जो ये हमारी यूनिट 5th है। ओके, तो यूनिट 5th अर्निंग्स पे रिलेटेड है, डिविडेंड्स पे रिलेटेड है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि यूनिट 5th में क्या है। ठीक, तो यूनिट 5th हमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है उसका अर्निंग्स। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग्स पे फोकस करती है, और अर्निंग्स को जो भी उनके अर्निंग्स बेसिकली प्रॉफिट्स इनकम्स हो गए, तो ये जो भी प्रॉफिट्स हैं जो भी इनकम्स हैं, इनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि आपको प्रॉफिट्स तो बहुत हो रहे हैं बट आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की सैलरी बहुत अच्छी है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, कि बहुत अच्छी सैलरी बट इतना वो वेस्ट करते हैं कि उनकी सैलरी को वो पूरी तरीके जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से हम कहा जाए आउटकम ले नहीं पाते हैं। बट उसी जगह आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी उतनी नहीं है बट वो इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा होता है, उन्होंने इंश्योरेंस भी ले रखे होते हैं, फर्दर और चीजें वेकेशंस भी इंजॉय करते हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं वो उतनी ही सैलरी से। तो यानी जो अर्निंग्स हैं, जो इनकम्स हो रही है आपको, वो आप उसको बेटर से बेटर तरीके से यूटिलाइज करो, ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक, हम लोग उसी पे बात करेंगे, ये हमारा यूनिट 5 उसी पे बेस है। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं, earnings management is a method used by a company's management to manipulate its financials. यस, जो भी उनके फाइनेंशियल इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग मैनेजमेंट हेल्प करती है टू मेक इट मोर मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल, यानी आप अपने प्रॉफिट से भी प्रॉफिट अर्न कर सको, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है। और आप देख रहे हो ना कि अभी क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, कि भाई पॉकेट मनी मिल रही है हम उसको भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उनका इंटरेस्ट है और उनको नॉलेज है या उनको किसी चीज का सपोर्ट है, तो वो अपने उस पार्ट को, अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कंपनीज भी यही करती हैं भाई, एक कंपनी उनका भी प्रॉफिट हो रहा है पर वो अपनी कंपनी में वो पैसा नहीं लगा रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, दूसरी और कंपनीज में लगा रहे हैं, दूसरी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी अगर इधर के 1-2 साल में पेंडेमिक के टाइम में देखो, तो बहुत सारी ऐसी जो ऑनलाइन चीजें थी, जो इस सेक्टर में कंपनीज इन्वॉल्व थी, उनमें आप ग्रोथ देखोगे, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, या जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हो गई हैं, उन सब ने इंक्रीज किया अपनी अर्निंग्स को, उन्होंने दूसरी जगह डाइवर्सिफाई किया, ऐसी जगह डाइवर्सिफाई किया जहां से उनको अर्निंग्स मिल सके। तो बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो अर्निंग्स को भी मैनेज करें। Okay, companies use earnings management to show consistent profits, flatten out earnings variations, and hold the share price up. और ये इसीलिए जरूरी होता है ना, जब आप दिखाते हो कि आपको अर्निंग्स हो रही है और रेगुलर अर्निंग्स हो रही है, तभी कोई जो इन्वेस्टर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं आपकी कंपनी में ट्रस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कंपनी ठीक है, इस कंपनी में मतलब कम हो रहे हैं वो मतलब नहीं है, लेकिन रेगुलर अर्निंग्स हो रही है।
और रेगुलर हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज भी हो रही है, तो हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, तो इसके लिए भी कंपनीज इस पे काम करती हैं। और आप देख रहे हो ना कि जो इन अर्निंग्स को दिखाने के लिए या अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना, भारत का नंबर, पढ़ा जाने वाला नंबर एक अखबार, कुछ और लिख देते हैं देश का नंबर एक अखबार। तो इस तरह से क्यों ये स्टेटमेंट्स क्यों लिखते हैं, जबकि अपने खुद के ही वो जो रीडर्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं से इस तरह की जो रैंकिंग सेट कर देते हैं और न्यूज़पेपर में क्लेम कर देते हैं। या कंपनीज भी इसी तरीके से करती हैं कि, और आप देखते हो ना नीचे डिस्क्लेमर्स लिखे होते हैं, एस्ट्रिक लगा के उसमें डिस्क्लेमर लिखा जाता है कि भाई हमने ये जो सर्वे कराया है ये इस पे कराया है, और या अलग किसी स्टेट में ही सर्वे आपने कराया है जहां पर प्रोडक्ट की मार्केट बहुत अच्छी है। तो फ्लैटन करने के लिए, अपनी अर्निंग के वेरिएशन को ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए कंपनी इस पे काम करती है, टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, टू अट्रैक्ट मोर शेयर होल्डर्स, ठीक है, और customers also. So basically, earning management happens when a company's management team makes decisions solely to meet expectation, or when they alter accounting policies to show an increase in its quarterly or annual earnings. अब जैसे अभी क्या है ना, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि इंडिया में अभी करंट टाइम में यूथ बहुत है ना। इंडिया में ऐसे लोग जिनकी एज 30 से 25 से अबव है, उनकी ज्यादा कहा जाए, उनका अमाउंट ज्यादा, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये जो यूथ है ना, यूथ की वजह से क्या होता है, अपडेशन ज्यादा हो जाता है, चेंजेस जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक। तो ये जो चेंजेस है ये लीड करते हैं आपको नए नए वेरिएशंस के लिए। आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट देख लो, इवन मोबाइल भी अगर हम लोग देख लें, ठीक है, मोबाइल में भी इतने वेरिएशंस, इतने चेंजेस और इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि हर आपके पास अगर 10,000 है, यू हैव गॉट सेवरल मोबाइल फोन्स, और अगर आपके पास 11,000 है, अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब हर बार जब आप 1,000 2,000 इंक्रीज करते हैं, आपके पास हर 1,000 पे आप देखोगे कि इतने सारे वेरिएशन में प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट में अपडेशन, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अर्निंग बढ़ जाए, इसके लिए कंपनीज ऐसा करती हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स रिप्रेजेंट करती हैं। और बहुत इंडिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा कहा जाए फ्लक्चुएटिव मार्केट है, यहाँ हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है अभी करंट टाइम में। तो ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, like the market is not stable due to external factors, yes। हम सभी जानते हैं कि मार्केट स्टेबल तो होती नहीं है, बिकॉज कई सारी अलग डिमांड्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लॉ चेंज, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो the CEO of the company asked to show all the losses in the same year, like unrecoverable debts, depreciation। होता क्या है कि अर्निंग्स दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी एक ही साल, हम मान लीजिए कि हमें हर साल डेप्रिसिएशन, हर साल कुछ ऐसी डेट्स हो रहे हैं हमारे पास, हर साल कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है छुपाने के लिए, पिछले 5 साल के जो आपके लॉसेस होते हैं उनको बचा के रखते हैं, और आप एक ही साल में सारे लॉसेस दिखा देते हो। तो आप क्या करते हो, एक ही बार में सारी चीजें आप कर दी और बाकी के 4 साल आपने अर्निंग्स दिखाई। इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं जो कंपनीज होते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं या चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट द पीपल हु आर वाचिंग देम, और द पीपल हु रियलाइजिंग कि भाई ये कंपनी तो अच्छी है, तो एक ही साल तो कुछ उनके लॉसेस हुए, बाकी तो ये 4 साल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज में को किया जाता है फॉर अर्निंग मैनेजमेंट, ओके। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगर हम लोग अब टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स है जो अर्निंग्स के लिए हैं। फर्स्ट इज कुकी जार रिजल्ट्स। कुकी जार आप समझ रहे होंगे ना, इसमें बहुत सारी कुकीज भरी हो, टॉफीज भरी हो या कुकीज भरी हो, कुछ भी जो ऐसा हो जो फ्लैटरिंग हो आपके लिए, ठीक है। तो इट इज नोन एज कुकी जार रिजर्व्स। तो इसमें क्या करते हैं,
Cookie jar reserves comes under the technique of aggressive accounting as it deals with the creating a significant reserve in the profit year and drawing down when the company faces a bad year. तो सिंपल सी बात है, हम भाई कुकी का मतलब लालच से या ऐसी चीज हो गया ना, आपके पास अच्छी चीजें इकट्ठे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अग्रेसिव अकाउंटिंग करते हैं। अग्रेसिव अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ज्यादा कहा जाए, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी थी ना कि हम शॉर्ट टर्म चीजों जो ज्यादा थोड़ी हम लोग को कॉस्टली पड़ती है, हम उनका यूज ज्यादा करते हैं, यानी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके काम करते हैं। ओके, तो क्योंकि हमारा वॉल्यूम सेलिंग बहुत है या हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसा कर पाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम रिजर्व्स बना के रखते हैं अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, और जब भी हमें हम देखते हैं कि अरे इस बार तो हमें लॉस हो गया है, ओके हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका है, या अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, या हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लेट आया है जिसकी वजह से लॉसेस हो गए, ठीक है, कोई भी अब हमारे लिए कोई भी रीजन रहा जिसकी वजह से हमें हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका, तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारे रिजर्व्स है ना, कुकी जार रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, हम उसमें से कुछ अमाउंट निकालते हैं और हम अपने जो बैड ईयर है हम उसको सेटल डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हम तब भी हमें लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम 5 साल का रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है, 4 साल तो हमें प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, तो हमने उस प्रॉफिट्स में हर साल थोड़ा 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 बचा के रखा है। ठीक है, हर साल हमें 100 रुपीज, हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 100 100 का हमें प्रॉफिट हो रहा है 4 साल से, तो 400 हमारे पास 400 का प्रॉफिट हुआ, इसमें से हमने डिविडेंड और कॉस्ट सब चीज देने के बाद हमने कहा भाई ऐसा है, थोड़ा बचा के रख लो। तो हम लोगों ने 20 20 20 20 बचा के रख लिया, तो अभी हमारे पास कितने हो गए, ठीक है, 80 हमारे पास ऑलरेडी हो गए, 80 का अमाउंट है हमारे पास। अब हमें 5th ईयर में हमें लॉस हो गया, ठीक है, तो हमने कहा अरे लॉस हो गया, तो पता चला हमें 10 का लॉस हो गया, तो हमने वो जो 10 था 80 में से लाके उसमें डाल दिया, तो हमारे लॉसेस सेटल डाउन हो गए। यानी अगर हम लोग अपनी बैलेंस शीट दिखाएं तो हम ये दिखाएं कि हमारे पास तो कोई लॉस हमें हुआ ही नहीं है, ठीक है, हमारी कंपनी तो वैसे ही रन कर रही है, बस ये होगा कि हमें प्रॉफिट कम हुए, यही तो दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट टेक्निक इज cookie jar reserves to attracting the shareholders and the customers and the suppliers also. ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टेक्निक ये यूज करते हैं, द बिग बात। बिग बात, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट अभी एग्जाम्पल में बात करी थी ना, बिग बात में क्या करते हैं कि एक ही साल, यानी आपको रेगुलर फायदे हो रहे हैं, बट किसी साल हो गया, किसी वजह से आपकी मशीनरी खराब हो गई, आपके प्लांट में आग लग गई, या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो गए, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये लॉसेस हम बहुत सालों तक नहीं लेके जाएंगे, हम हर साल लॉस दिखाएंगे, हर साल हमें उसका वो दिखाएंगे कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, जिस साल आग लगी है उसी साल हम अपने बाकी सारे लॉसेस भी हमने उसमें ऐड कर दिए, बैड डिप्स भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के सालों में हमने फ्रेश स्टार्ट किया, हमने कहा नहीं अब तो हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, और ये लॉसेस को हमारे एक ही साल थे, यानी उसी साल हमने उसको बियर कर लिया, उसी तरह हमने उसको सेटल डाउन कर लिया अपनी बाकी सारी चीजों से, और नेक्स्ट फिर हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिग बात यानी हम एक ही टाइम पे वो जितनी भी बैड चीजें हैं ना उनसे एक ही बार में उनको सेटल डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यही सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि यूज होता है, इट इट कैन ऑल्सो कॉल्ड बी इनकम स्मूथिंग। This comes under fraudulent accounting as the company reports its expenses before it incur or not showing the profit sales when earned। ये बहुत बार लोग करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस, जैसे होता है ना कि एक्सपेंसेस होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ हमें एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो हमने उसको पहले ही दिखा दिया, ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट्स होने हो गई हैं बट उनकी ड्यू डेट आएगी तो हम तभी उनको शो करेंगे, तो हम उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हो अपने इनकम्स में, रेगुलर जो हम कह सकते हैं कि हमें रेगुलर इनकम्स हो रही है, तो उसमें हम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं इस तरीके से कि हम एक्सपेंसेस को अगर हम देख रहे हैं तो एक्सपेंसेस को पहले दिखा रहे हैं,
और अगर हम दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स को हम थोड़ा सा लेटर या थोड़ा सा आगे दिखा के, जब हमारा सेलिंग वाला पूरा प्रोसेस हो गया, हमने बोला भाई जब सेलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, तभी हम अपना प्रॉफिट इकट्ठे दिखाएंगे, वैल्यू दिखाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, जो हमारे बैड डेट्स हो रहे होते हैं या हमारी जो कंपनीज में और अगर मिस हैपनिंग्स हो रही होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती है, तो हम उसको स्मूदन करते हैं एक तरीके से थ्रू दिस फैक्टर, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को इस तरह से मैनेज करके हम यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी को यूज करती है, इनकम स्मूदनिंग, जिसको अच्छा सा वर्ड दिया गया है, दे यूज दिस। इवन बैंक्स आर ऑल्सो यूजिंग दिस फॉर, मतलब उनको एक होता है ना कि भाई उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ ना जाए, उनके एनपीएज ना बढ़ जाए, इसलिए वो इस तरह की चीजों को दिखा दें। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों ने टाइप्स की बात कर ली। सिमिलरली अगर हम लोग अर्निंग मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें, तो टेक्निक्स भी यही है, या ये टेक्निक्स यूज होती हैं, या अगर हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम पे जो वर्किंग कैपिटल में बात करी ना, क्योंकि अर्निंग्स में भी हम वही करते हैं ना कि किस तरह से अपनी वर्किंग्स को इनेबल करें, तो यहाँ पर भी वही होती है, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग, अग्रेसिव अकाउंटिंग, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग एंड फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग। ओके, तो अगर हम लोग एग्रेसिव की बात करें, तो अग्रेसिव में ही अभी हम लोगों ने जो कुकी जार, बिग बात और ये सब पढ़ा है ना, ये हम यूज करते हैं अग्रेसिव अकाउंटिंग में। ठीक है, कंजर्वेटिव में हम क्या करते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, हम उनको जिस साल होते हैं उसी साल हम पूरे के पूरे दिखा देते हैं, और हम अपने प्रॉफिट्स कम कर देते हैं। कंजर्वेटिव पहले से ही ऐसा बनाकर चलते हैं कि अगर हमें बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी हम उसको सेफर साइड बचा के रखते हैं। और थर्ड है फ्रॉडुलेंट, अपने स्टेक होल्डर्स या जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम हमेशा उनको डिसीव करने के लिए अपनी अर्निंग्स जो हैं उनको जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा या पहले दिखा देते हैं, जिससे हम एक होता है ना कि एक सिचुएशन बना के चले कि भाई अगर हमें हाई प्रॉफिट होता है तो हम उसको बचा के रखते हैं, और जो कहा जाए कि क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो देना ही पड़ता है, प्रेफरेंशियल राइट है उनका। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, या अगर हमें डिस्काउंट पे चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए हम अपने अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग बैलेंस शीट्स बन रही है, हम उसमें इस तरह की रिपोर्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, टू डिसीव आर स्टेक होल्डर्स। ओके, और कई बार क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे शेयर होल्डर्स दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं, तो हम इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, और हम अपने जितने भी प्रॉफिट्स हुए या सेलिंग जो हमें आगे, सेलिंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, जितनी भी सेलिंग अभी तक हुई है करंट डेट तक, हमने उतनी की वैल्यू ऐड कर दी, तो हमने दिखा दिया कि भाई हम प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी। ठीक है, ओके, तो ये हमारी टेक्निक्स हैं। एंड और ऊपर जो भी हम लोगों ने बिग बात और कुकी जार वाला पढ़ा, ये टाइप्स थे अर्निंग के, अगर हम लोग टाइप्स करें किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो ये हमारा अर्निंग मैनेजमेंट का टॉपिक था, जो यूनिट 5 का पार्ट है क्लास। ओके, एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी ऑलरेडी। लेट्स चेक। और अभी क्लास वेट करिएगा, कुछ बताना भी है। शाजिया, स्नेहा, दीपक, प्रशांत, तरुण, ईशा, अभिषेक, शिवांगी, श्रेया, हिमांशु, अंकुर, आयुषी, वंशिका, अलका, सचिन, मुस्कान, अनुष्का, जया, चाहत, विजेता, यशी, सतेंद्र, रिया, सृष्टि, अभय, आयुषी, सिद्धार्थ, हर्षित, आयुष, आकांक्षा, अनामिका, आर्या। ओके, ओके, अंशिका ऑल्सो। ओके क्लास, let's just stop recording.